नमस्कार बच्चा लोग, वेलकम टू द केमिका पॉइंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। 19वीं सेंचुरी में एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था हर्ट्ज, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर यह नोटिस किया कि अगर किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट को रेडिएट किया जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। मतलब ये अगर सपोज आपकी एक मेटल प्लेट है और इसके ऊपर हम लोग लाइट रेडिएट कर दें। लाइट मींस, लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं यार, लाइट मींस प्लैंक्स क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग फोटॉन्स। तो जब हम लोग फोटॉन्स को इन मेटल सरफेस के ऊपर रेडिएट करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू रेडिएशन ऑफ फोटॉन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज ने किया ज़रूर, लेकिन बच्चों पहली बात तो इसके जो ऑब्जर्वेशंस थे वो हर्ट्ज के एक्सपेक्टेशन के काफ़ी अलग थे। उसको कुछ अलग लग रहा था, लेकिन जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन निकल कर के आए दैट वर टोटली अपोजिट टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ हर्ट्ज। और इसीलिए हर्ट्ज इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनफैक्ट इस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं बच्चों, इनका बाद में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज किया बेस्ड अपॉन प्लैंक्स क्वांटम थियरी। तो पहले आज के लेक्चर में हम लोग यही बात करने जा रहे हैं। पहले हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में हर्ट्ज के जो ऑब्जर्वेशंस थे उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर आइंस्टाइन ने जिस तरह से उनको एक्सप्लेन किया प्लैंक्स क्वांटम थियरी के बेसिस पर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, ये हम लोग इसके बाद देखेंगे। ऑलराइट, तो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके ऑब्जर्वेशंस देखेंगे एंड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो कि हर्ट्ज ने नोटिस किया वो ये था कि अगर जब हम लोग मेटल के ऊपर लाइट रेडिएट करते हैं तो फोटॉन के रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन के एमिशन, इन दोनों अलग अलग फिनोमेना दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों फिनोमेना के बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं है। टाइम लैग नहीं है मतलब जैसे ही फोटॉन इस मेटल सरफेस के ऊपर कोलाइड करेगा एग्जैक्टली उसी टाइम पर इलेक्ट्रॉन भी मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। कोई टाइम लैग नहीं है, दोनों प्रोसेस एकदम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ऑलराइट, तो भाई देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, नो टाइम लैग बिटवीन रेडिएशन ऑफ फोटॉन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग भी ये सब पॉइंट्स नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहला ऑब्जर्वेशन, दोनों ही प्रोसेस एक साथ होते हैं, फोटॉन का रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन का एमिशन। दूसरा पॉइंट जो हर्ट्ज ने नोटिस किया और जो कि इनफैक्ट हर्ट्ज के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अलग था। तो देखिए पहले तो हर्ट्ज ने एक्चुअली क्या सोचा था बच्चों कि अगर हम लोग किसी लाइट को मेटल के ऊपर रेडिएट करेंगे तो जैसे जैसे हम लोग लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के रेडिएशन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हर्ट्ज ने जो नोटिस किया, जो ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन का निकलना या ना निकलना, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, ये दोनों ही बातें सिर्फ और सिर्फ फोटॉन की वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती हैं। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, दोनों में से कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन का निकलना या ना निकलना, और अगर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन तो कितनी स्पीड से निकलेगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, ये दोनों बातें सिर्फ और सिर्फ लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने नोटिस किया। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन and the kinetic energy with which it is emitted. Kinetic energy of electron depends only and only upon wavelength. Depends only upon the wavelength of light. Depends only upon lambda. ये दूसरा पॉइंट नोटिस किया उसने। और तीसरा पॉइंट फिर इंटेंसिटी का भी है इंपॉर्टेंस, उसने नोटिस किया। उसने देखा कि भाई एक बार अगर ये डिसाइड हो गया कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ से लाइट डालने पर अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो अगर अब हम लोग इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो उस केस में फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम भी बढ़ते जाएंगे। पर यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उनका नंबर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इंटेंसिटी का डिपेंडेंस, इंटेंसिटी जो है वो किसको डिसाइड कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिसाइड कर रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड
increases, number of electrons ejected increases as the intensity increases, as the intensity increases. तो ये 3 बच्चों ऑब्जर्वेशंस हर्ट्ज ने नोटिस किए। पहला कि फोटोन के रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन के एमिशन दोनों में कोई टाइम लैग नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा, कितनी वेलोसिटी से निकलेगा, टोटली वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। और तीसरा, इंटेंसिटी, जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को जो है थोड़ा और एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए बच्चों अपने पास 2 कलर की लाइट है, एक अपने पास सपोज वायलेट लाइट है और दूसरी सपोज रेड लाइट है। एक वायलेट लाइट का सोर्स है अपने पास, सपोज ये बल्ब है, ये वायलेट लाइट का बल्ब है, और एक बल्ब है जो कि रेड लाइट का है। दिस इज वायलेट एंड दिस इज रेड। और बच्चों आप सब लोगों को मेरे ख्याल से ये पता होगा कि ये जो वायलेट रेड जो भी कलर्स हैं दे आर बेसिकली सिग्निफिकेंट ऑफ वेवलेंथ। ये जो आप लोग विजिबल रेंज में कलर देखते हो विबग्योर, इन सब में डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का। वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा है, और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो कुल मिलाकर के जो कलर का डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को ही डिनोट करता है। तो अब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई रेड कलर का बल्ब है, अब इसको मैंने किसी मेटल सरफेस के ऊपर रेडिएट किया, इस बल्ब से मैंने इस मेटल सरफेस के ऊपर लाइट रेडिएट की, और अगर एक डिम बल्ब को इसके ऊपर रेडिएट करने पर, सपोज ये एक पहले हम लोगों ने डिम बल्ब ले रखा है, ठीक है, अब इससे लाइट रेडिएट करने से मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर आप इसका इंटेंसिटी, मतलब इसको अगर आप डिम बल्ब से पावरफुल बल्ब भी बना दो, मतलब इसकी अगर ग्लोइंग पावर आप बढ़ा भी दोगे तो भी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने का कोई भी चांस नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के निकलने की पॉसिबिलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वहीं दूसरी तरफ ये जो वायलेट लाइट का बल्ब है, ये मान लीजिए आप चाहे कैसा भी लीजिए, इसको चाहे डिम हो चाहे ग्लोइंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकलना है तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली निकलेगा ही। मतलब कलर डिसाइड कर रहा है, कलर डिसाइड कर रहा है मतलब वेवलेंथ डिसाइड कर रही है कि इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है। हाँ, अब लेकिन एक बार ये डिसाइड हो गया कि भाई वायलेट कलर का बल्ब जो है वो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, फिर इसके बाद फिर डेफिनेटली आप अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, डिम बल्ब को अगर आप ग्लोइंग बल्ब बनाते चले जाओगे, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते चले जाएंगे। ये इस सेकेंड और थर्ड पॉइंट का मीनिंग है। पहला मुद्दा है इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं, वो लैम्डा डिसाइड करता है। फिर दूसरा मुद्दा है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एंड दैट इज डिसाइडेड बाय इंटेंसिटी। ऑलराइट, तो ये भाई ऑब्जर्वेशंस, 3 ऑब्जर्वेशंस हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके। अब इनका एक्सप्लेनेशन, तीनों जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनका मीनिंग और इनका एक्सप्लेनेशन किसने प्रोवाइड किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, बेस्ड अपॉन प्लैंक्स क्वांटम थियरी। उन्होंने बोला कि भाई देखो, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन के एमिशन और फोटोन के रेडिएशन दोनों में कोई टाइम लैग नहीं है, कोई टाइम लैग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन फोटोन को स्टोर करके नहीं रखने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को अब्जॉर्ब करके ही बाहर निकलेगा, है ना। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये एक एटम है और इसमें सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना, ये न्यूक्लियस के साथ किसी पर्टिकुलर एनर्जी, मान लीजिए 10 जूल की एनर्जी से बॉन्डेड है, 10 जूल की एनर्जी से बॉन्डेड है। तो भैया ऐसा नहीं होने वाला है कि इसके पास पहले एक फोटोन आया जिसके पास 5 जूल एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन ने उसको रख लिया, फिर उसके बाद फिर एक और फोटोन आया 3 जूल का, उसको भी इसने रख लिया, और फिर उसके बाद फिर फाइनली एक 4 जूल का और फोटोन आया, उसको इसने ले करके फिर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में से बाहर निकल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, टाइम लैग नहीं है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को ही अब्जॉर्ब करेगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी सिलेक्टिव एंड वेरी चूजी, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी भी फोटोन को इंटरटेन नहीं करेगा, अब्जॉर्ब नहीं करेगा जिसके पास 10 या उससे कम एनर्जी, 10 जूल से कम एनर्जी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी फोटोन को अब्जॉर्ब करेगा जिसके पास 10 जूल एनर्जी हो या उससे ज़्यादा एनर्जी हो। उसके अलावा किसी फोटोन को नहीं लेने वाला यार, क्योंकि इसको पता है कि इसको बाहर निकलने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, और एक फोटोन से ही इसको पूरी की पूरी एनर्जी चाहिए। ये कलेक्ट करके एनर्जी इकट्ठा नहीं करने वाला। एक फोटोन जो आएगा, अगर उसके पास 10 जूल से ज़्यादा एनर्जी है
तो ही ये उस फोटोन को अब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज फोटोन को ये इंटरटेनमेंट भी नहीं देने वाला। सबसे पहला पॉइंट जो है उसका ये मीनिंग है। एसेंशियली इसका जो मीनिंग निकलता है वो क्या बच्चों, कि भैया एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को ही अब्जॉर्ब करके बाहर निकलता है। मल्टीपल फोटोन का अब्जॉर्प्शन एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं होता, पहला। फिर इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट, अब मेरे ख्याल से आपको दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन में देखा था वो अब काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का निकलना या ना निकलना अब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक फोटोन की एनर्जी के ऊपर। पहले पॉइंट में यही प्रूव किया हम लोगों ने कि एक फोटोन की एनर्जी ही मिलने वाली है इलेक्ट्रॉन को। और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला, हाँ जी, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है hc/λ, या फिर इसी को आप लिख सकते हो hν। मतलब कुल मिलाकर के फोटोन की एनर्जी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं ये सिर्फ और सिर्फ लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऊपर मैटर करेगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर थर्ड पॉइंट आता है कि भाई अगर अब एक बार डिसाइड हो गया, मान लीजिए भाई वायलेट लाइट के पास सफिशिएंट एनर्जी है hc/λ की, अब इंटेंसिटी अगर बढ़ाते चले जा रहे हैं, इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट एरिया यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। अब यार अगर मान लीजिए कोई गिवन लाइट है, वायलेट कलर की लाइट है, उसकी आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, तो भैया देखो लाइट तो फोटोन की बनी है, फोटोन की एनर्जी चेंज होनी नहीं, फोटोन की एनर्जी तो सिर्फ वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी आप एनर्जी अगर गिवन एरिया में बढ़ा रहे हो, मतलब क्या बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तभी तो भैया एनर्जी बढ़ेगी। एक फोटोन की एनर्जी फिक्स है, वो नहीं चेंज हो सकती। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए जो यूनिट टाइम में इस मेटल सरफेस के साथ कोलाइड करने वाले हैं। और जितने ज़्यादा फोटॉन्स कोलाइड करेंगे बच्चों, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ये तो यार कॉमन सेंस है भाई, जितने ज़्यादा फोटॉन्स कोलाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज़्यादा, उतनी ही स्पीड से नहीं, लेकिन उतने ही ज़्यादा नंबर्स में बाहर निकलेंगे। और इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये तीनों के तीनों ऑब्जर्वेशंस का एक्सप्लेनेशन, कोई टाइम लैग नहीं है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को ऑब्जॉर्व करके बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं वो ऑफकोर्स भाई फोटोन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा अब, और फोटोन की एनर्जी सिर्फ वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। और तीसरा, अगर सफिशिएंट एनर्जी है फोटोन के पास तो फिर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो। जितने ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा नंबर्स में बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब इसका यार एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम लोगों को देखना है तो सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया जाए कि भाई फोटोन से जितनी भी एनर्जी मिली है इसको, ये सपोज फोटोन की एनर्जी EP है अगर, तो क्या होगा, देखो फोटोन की एनर्जी का एक पार्ट तो बच्चों क्या इस मिनिमम एनर्जी को ब्रेक करने में ही जाएगा, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है उसको ब्रेक करने में चला गया। और बाकी का जो सपोज कोई एक्स्ट्रा पार्ट है, मान लीजिए 12 जूल का फोटोन है तो 10 जूल तो इसमें चला गया, बाकी का 2 जूल कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। और बच्चों इलेक्ट्रॉन जिस मैंने मिनिमम एनर्जी के साथ न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, मतलब एक तरीके से मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, वर्क फंक्शन के नाम से बुलाते हैं, वर्क फंक्शन। और साथ में फिर बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो मैंने क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आप फोटोन की एनर्जी क्या होती है भाई, hν, इसको मैंने रख दिया hν इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। अब देखिए भाई वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी है तो बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग भी कोई ना कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होगी, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालेगी। काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी लेकिन जस्ट बाहर निकालने के लिए जो सफिशिएंट है उसको मैं बोल रहा हूँ क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो वर्क फंक्शन है इसको मैं लिख सकता हूँ hν0, वेयर ν0 इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सब लोग यार बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, पढ़ाई नहीं पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv², तो ½ m इलेक्ट्रॉन इंटू v²।
तो ऊपर जो इक्वेशन लिखी है बच्चों उसको हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थियरी अगर आप लगाओगे तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग ये एच न्यू का फॉर्मूला है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस फॉर्म में भी इस ऊपर वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थियरी बच्चों इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने कवर की है। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। ऑलराइट, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और इसको अगर आप सपोज भाई आप जानना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से निकलेगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में भाई वेलोसिटी के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एच न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई एम इलेक्ट्रॉन। ये वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हम लोग इसी सेम एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मैथमेटिकल अलग अलग फॉर्म में सेम चीज़ को हम लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ऑलराइट, तो ये बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहले हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा, हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया, और दूसरा फिर आइंस्टाइन ने उन एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। आई होप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं या जो इंपॉर्टेंट है इनको समझने के लिए, वो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर इस वीडियो में जो भी बताया गया है अगर इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो को बच्चों लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट्स हैं वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक्स क्वांटम थियरी के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।